गुड इवनिंग। आपकी क्लास नंबर है 11 आज। 11 नंबर क्लास है ना? नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, आपके समझ में आ रहा है सही? नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर थ्योरम या शेष प्रमेय पढ़ते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 को भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी की एग्ज़ाम्स हैं, आपके रेलवे की एग्ज़ाम हैं या फिर सीडीएस की एग्ज़ाम है। सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास है। एसएससी का कंटेंट, ए का कंटेंट, इसका कंटेंट है, ये तीनों कवर किए जाएंगे। लेकिन ये क्लास उनके लिए है 2024 को टारगेट कर रहे हैं और पहले से जिनका एक बार पढ़ा हुआ है। अगर आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, कहीं से भी पढ़ लीजिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। जब आप ये चीज़ें पहले पढ़े हुए होते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें तुरंत आपके समझ में आ जाती हैं। एक तरह से जो अपना ये बैच है, ये प्रैक्टिस बैच है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच है। ये मैं रूल्स को पूरा डिटेल्स यहाँ नहीं बताता हूँ, समरी के रूप में बताता हूँ, बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे हम। और शेषफल प्रमेय में हमने बाइनोमियल सिस्टम को पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने हर्मेस थ्योरम पढ़ लिया था, रूल है उसको पढ़ लिया था, सारी चीज़ें हमने पढ़। आगे पढ़ते हैं विल्सन्स थ्योरम ऑफ विल्सन्स थ्योरम ऑफ मेंडस। रिमाइंडर की विल्सन की थ्योरम है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना? विल्सन थ्योरम है, ये जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें यूज की जाती है। पहले से मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बात। एन फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल एन भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेके एन तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर देना। आप इसको उल्टे से भी लिख, एन से लेके वापस एक जा सकते हो। एन से एक तक जाओगे, एन फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री, लास्ट में आ जाएगा टू एंड, ये आपका एन फैक्टोरियल है। एन फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल फिर है। आगे समझिए, जैसे मैं ये लिखता हूँ कि फैक्टोरियल वन है, ये वन होता है, फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल टू लिखना है, ये वन इंटू टू, फैक्टोरियल थ्री लिखना है, वन इंटू, फैक्टोरियल फोर लिखना है, वन इंटू, फैक्टोरियल फाइव लिखना है, वन इंटू थ्री इंटू और इंटू फाइव हो जाए, ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फैक्टोरियल फाइव लिख रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल फाइव या फाइव फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं पाँच गुणा चार गुणा, हाँ, ऐसे लिखूंगा। अगर चार से तीन तक जाते, चार से लेके चार तीन दो एक है, तो ये तो फोर फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल को मैं पाँच से लेके एक तक के संख्याओं के गुणा के रूप में,
5 के आगे जो 4 3 2 1 है ये 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ऐसे किसी भी फैक्टोरियल आप आगे से आगे सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल को 5 से लेके 1 तक के क्रम में लिख, 5 फैक्टोरियल को 5 को अलग लेके 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, 5 एंड 4 को अलग करके 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, 5 एंड 4 एंड 3 को अलग करके फैक्टोरियल। मैं ऐसे कह सकता हूँ n फैक्टोरियल है, वैसे लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। इस तरीके से भी किसी फैक्टोरियल आप एक्सप्लेन, ये चीज़ें आपके थोड़ी, ताकि हम आगे बात करें। अब मैं आपको विल्सन्स की रिमाइंडर थोड़ा बताता हूँ क्या कहती है। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके समझ आएगा। अगर मैं 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करूं, ऐसे कहते मैं 5 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करूं, 6 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करूं, 7 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूं, 8 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड, तो 5 फैक्टोरियल में 1 से लेके 5 तक की संख्या आ जाएंगी। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 से 5 कट जाएगा, ये कह सकता हूँ जाएगा जी, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 फैक्टोरियल को 5 से भाग देता हूँ, में भी 1 से लेके 6 तक की संख्या आ जाएंगी, तो 5 से 5 कटेगा। 7 फैक्टोरियल में 1 से लेके 7 तक की संख्या आ जाती है, तो 5 भी आ जाता है, तो भी 5 से 5 कटेगा। 8 फैक्टोरियल में 1 से लेके 8 तक की संख्या आ जाती है, तो 5 भी आ जाता है, तो 5 से 5 कटेगा। यानी हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा जी, हर कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कोई भी n फैक्टोरियल को से डिवाइड कर रहे हैं, n फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर, यहाँ पर p प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है, n फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, अगर n का मान p या उससे बड़ा है, n का मान p के बराबर है या n का मान p से बड़ा है, रिमाइंडर 0 आएगा। उस कंडीशन में रिमाइंडर आएगा जी, p n का मान है के बराबर हो या p से बड़ा हो, उस कंडीशन में आएगा जी। अब दूसरी बात देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर की जगह कोई कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर की जगह कोई कंपोजिट नंबर है, ऐसा है, तो हम कैसे तय करेंगे कि फैक्टोरियल 0 आए? पहले फैक्टोरियल यानी रिमाइंडर 0 आने की बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। अगर यहाँ प्राइम नंबर की जगह कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे सपोज की 5 से डिवाइड करना है, n फैक्टोरियल 5 से भाग देना है,
तो यहाँ n का मान है 5, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। n का मान है वो 5 या उससे बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर 0 लाने के लिए। या ये कह सकते हैं n का मान 5 या उससे बड़ी संख्या होगी, इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आए। आपको ऐसे ही कह देते हैं n फैक्टोरियल 5 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर आता है 0, n का मान होगा। ठीक है, n का मान 5 के बराबर होगा, ऑप्शन ए दे दिया। n का मान 5 या उससे बड़ा होगा, या n का मान 5 से छोटा होगा, ऑप्शन डी में दे दिया n का मान 5 या उससे छोटा होगा। आपका आंसर हो जाएगा n का मान 5 या उससे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो। कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर कंसेप्ट आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो ट्राई करनी। ठीक है, अगर 5 की जगह 5 अभाज्य संख्या है, 5 की जगह कोई भाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो हम कैसे करेंगे? 5 की जगह कोई भाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो हम कैसे करेंगे? तो वहां पर n का मान है वो अगर 5 से छोटा भी है तो भी रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो भी रिमाइंडर 0 आ सकता है। कब आ सकता है? अगर उस संख्या तक के फैक्टर्स पीछे आ चुके हैं, अगर उस संख्या तक के फैक्टर्स पीछे आ चुके हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक कैलकुलेशन, 6 फैक्टोरियल को 12 से भाग दिया जाता है रिमाइंडर, या 6 फैक्टोरियल तो चलो फिर भी बड़ा हो गया, मैं 3 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करूं, 4 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करूं, 5 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करूं, और फिर कहूं कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अब ये जो 12 में फैक्टर्स आते हैं वो 3 में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये 4 में और 5 में आ जाते हैं। कैसे? 3 को लिखेंगे 3 इंटू, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। का तो गुणा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं, अब 12 के जो आप को प्राइम नंबर लेते हैं वो क्या होते हैं? 12 के को प्राइम होते हैं 4 और 3। सिर्फ 4 फैक्टोरियल में 4 आ चुका है, चाहे अकेला हो चाहे दो संख्याओं के गुणा के रूप में। ठीक है, और 3 भी आ चुका है, वो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू डिवाइड किया गया किससे? 12 से। 12 से 12 कट जाएगा, का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं 5 फैक्टोरियल ले रहा हूँ, 5 इंटू 1 हो जाए, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ये 12 से 12 कट जाएगा और आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अगर नीचे कंपोजिट नंबर है, याद रखना, अगर नीचे कंपोजिट नंबर है, यहाँ जो फैक्टोरियल में जो नंबर है, संख्या है जो n फैक्टोरियल, उस संख्या का इस 12 के बराबर या उससे बड़ा होना जरूरी नहीं है 0 लाने के लिए, इससे पहले ही आ जाएगा। और डेफिनेटली अगर नीचे अभाज्य संख्या है तो पहले ही आएगा। नीचे अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, डेफिनेटली पहले आएगा। लेकिन अभाज्य संख्या है तो जैसे 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को मैं 7 से डिवाइड करता, n फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करता, इसको कंप्लीट डिवाइड होने के लिए या रिमाइंडर 0 बनने के लिए, रिमाइंडर अगर 0 बनाना है, n का कम से कम मान क्या होना चाहिए? n का कम से कम मान 7 होना चाहिए। n का कम से कम मान क्या होना चाहिए? 7। लेकिन अगर मैं ये कहूँ n फैक्टोरियल को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ, तो इसको कंप्लीट डिवाइड करने के लिए n का कम से कम मान क्या होना चाहिए? यानी रिमाइंडर 0 बनाने के लिए n का, यहाँ पर n का मान है 7 या उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n का मान 18 या उससे बड़ा होना जरूरी नहीं। 18 पहले ही आ जाता है, और 18 पहले कब आ जाता है? देखो 18 के लिए 9 और 2 होते हैं, तो 1 3 है वो 3 फैक्टोरियल आ जाता है, दूसरा 3 आता है 6 फैक्टोरियल में आता है। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल तक जाते हुए, क्या आप अगर 3 फैक्टोरियल लिखते हो तो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 1 से लेके 4 तक, 5 फैक्टोरियल होता है 1 से लेके 5 तक, लेकिन 6 फैक्टोरियल होता है वो 1 से लेके 6 तक होता है। इसमें 3 वाला 3 भी आ गया और 6 वाला 3 भी आ गया, यानी उसमें 9 आ गया है मल्टीपल में। वैसे ही आ जाता है अगर अपन 6 फैक्टोरियल तक लेते, फिर वो 18 से डिवाइड हो जाएगा।
अब आपसे पूछे n का कम से कम मान क्या होगा, n का मान है कम से कम मान 6 होगा, n का मान 6 होगा अधिक, ताकि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्या बच जाए जी। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे समझ। अब यहां से विल्सन्स थ्योरम स्टार्ट होती है। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर n-1 फैक्टोरियल है, इसको मैं -1, p-1 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर p-1 आता है, और p-1 है, इसको आप -1 भी कर, p से भाग देने से रिमाइंडर p से एक कम आता है, p से एक कम होता है, उसको माइनस में भी कर। जैसे मैं ये कहूं 5 से भाग देने पर शेषफल अगर 4 आता है, तो इस 4 को मैं -1 भी तो कह सकता हूँ 5 से भाग देने पर। जैसे कहूँ 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 6 आता है, तो ये जो 7 से भाग आ रहा है, तो मैं इसको -1 भी, याद रखना यहाँ पर p प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर, अभी भी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर जो फैक्टोरियल है प्राइम नंबर से एक कम है, इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा -1 होगा या p-1, ये हमेशा लागू होता है। हम 2-4 एग्जांपल्स में एक बार देखते हैं। अगर मैं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं से 5 से, रिमाइंडर क्या होगा। मैं 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं 7 से, रिमाइंडर क्या होगा। और मैं 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं 11 से, रिमाइंडर क्या होगा। इनका देखता हूं रिमाइंडर क्या हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू, इसको डिवाइड कर रहा हूं से 5। 4 फैक्टोरियल है, ये 12 का दुगुना 24, तो इसको 5 से भाग देंगे, या तो आप कह दो 4 या कह दो -1, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर में कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को 7 से भाग दे रहे हैं, 1 से 6 तक की संख्याएं गुणा हो रही हैं आपस में, 120 आता है, ये ज्यादा हो जाता है, 720 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 पंजे 30 है, 30 का चौगुना 120, 6 गुना 720, को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 है वो 721 डिवाइड करता है पूरा, 720 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा, या तो आप कह दो -1 या कह दो, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा, या आप ये कह सकते है वो -1, रिमाइंडर हो जाएगा -1। 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कायदे से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 11 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आना चाहिए। यानी अगर ये प्राइम नंबर है और इससे एक कम फैक्टोरियल, तो ये जो फैक्टोरियल में नंबर है वही आपका शेषफल। 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या हो जाएगा, 10 ही हो, यहाँ पर आपका रिमाइंडर है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते, आप चाहे तो चेक कर सकते, देखो मैं बता, 10 9 8 7 6 5 4 3, और डिवाइड करना है किससे, 10 का 9 गुना 90, 11 8 88, 8 आ जाएगा। 8 का 7 गुना 56 है, 11 का 5, 6 का 5 गुना 30 है, 11 का 3 गुना 33 -3, 4 का 3 गुना 12 है, 11 कम 11 है, 1 आ जाएगा, और ये सीधा सीधा 2 हो, 8 का 3 गुना 24 आता है, 11 का भाग 11 का 2 गुना 22 -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 8 का 3 गुना 24 होता है ना,
तो इसमें 11 का दुगुना 22 क्या आ जाएगा, वो लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है ना। बचता है यहाँ पर है ना, 90 है तो दो बचेगा। 2 का -3 से गुणा करते हैं, क्या आ जाता है -6। -6 का दुगुना कितना होता है, -12। अब ये जो -12 है इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है। माइनस वाले को प्लस का बनाने के लिए 11 में से 1 घटा के बराबर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10। शेषफल क्या आ जाएगा 10। कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट और। फैक्टोरियल p-2 है, इसको p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, प्लस वाला 1 आता है। फैक्टोरियल p-2 अगर p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है या शेषफल है कि हमेशा 1 आता है। p यहाँ पर प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, p जे प्राइम नंबर। फैक्टोरियल p-2 अगर p से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा, क्यों रहेगा। आपने फैक्टोरियल p-1 है से डिवाइड किया था, कंडीशन में रिमाइंडर आया था -1, -1 आया था। अब मैं इस फैक्टोरियल p-1 को ऐसे लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल p-1 को -1 अलग कर देता हूँ और फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल p-1 को p-1 इंटू फैक्टोरियल -2 लिख, इसको डिवाइड करना है किससे, p से, इसको डिवाइड करना है किससे, p से। अब इस पूरे का रिमाइंडर -1 था, इस पूरे का रिमाइंडर -1 था, और अगर p-1 को p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर -1 है। इस पूरे का रिमाइंडर -1 था, इसमें से अगर मैं इस p-1 है इसको केवल p-1 को p से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर -1 आता है। भाई 5 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर 1 आता है, 4 को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर -1 ही आता है। तो ये -1 है, इसके रिमाइंडर को हम एक बार मान लेते हैं r, इसके रिमाइंडर को मान लेते हैं। अब ये आपस में गुणा हो रहे हैं तो ये भी तो आपस में, तो ये -1 है, इस r से गुणा होगा, ये रिमाइंडर रिजल्ट वाला -1 होगा, -1 से -1 कट जाएगा और r का मान क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर p-2 का रिमाइंडर है ये हमेशा क्या आता है 1 आता है। आप इसको रहेगी मेरी क्लास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आएगा हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं बात सही है या गलत है। 3 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करते हैं और 5 फैक्टोरियल है इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 3 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, आप इसको 3 इंटू और डिवाइड करोगे 5, डिवाइड करोगे, ठीक बात। 3 का दुगुना 6 होता है, 6 में 5 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसे ही 5 में 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्या आ जाता है 5 इंटू और इंटू 3 इंटू को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। 5 का चौगुना 20 है, 7 का भाग देते हैं -1, 3 का दुगुना 6 है, 7 का भाग देते हैं -1, -1 का -1 से गुणा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस, कर सकते हैं। याद रखना है कि जो नीचे वाली संख्या है ये प्राइम नंबर, मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। पहली बात क्या थी, फैक्टोरियल फैक्टोरियल n को p से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है अगर n का मान क्या से बड़ा है तब। ये पहली बात ध्यान रखनी, n का मान क्या उससे बड़ा है, कंडीशन रिमाइंडर 0। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं किसी को। बात नंबर 2 देखो, मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेकंड बात क्या थी, ये था
फैक्टोरियल माइनस वन को अगर p से डिवाइड करें, यहाँ पर p है वो प्राइम नंबर है, और ये जो फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या है इस प्राइम नंबर से एक कम है, प्राइम नंबर से एक कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर है माइनस वन ही हो जाएगा, या इस रिमाइंडर आप क्या कह सकते हो, माइनस वन कह सकते हो। ये आपकी बात नंबर, दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात यह है तो आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टोरियल p माइनस टू अगर मैं p से डिवाइड करूं, फैक्टोरियल p माइनस टू अगर मैं p से डिवाइड करूं, अब भी ध्यान रखना p प्राइम नंबर है तभी ये बात लागू होगी। के लिए p माइनस टू है उससे दो p वाली संख्या, जैसे 5 के लिए 3, 7 के लिए 5, 11 के लिए 9। इस कंडीशन में रिमाइंडर है क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर फैक्टोरियल p माइनस थ्री पर जाएं, p माइनस फोर पर जाएं, p माइनस फाइव पर जाएं, कंसेप्ट लगता है। ठीक है, आप कैसे लगाओगे, या तो वो आपको संख्या में दिया हो गया सवाल होगा तो आप उसके ऊपर लागू कर दें। मैं एक बार p माइनस थ्री का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। ठीक है, p माइनस थ्री का बताता हूँ, ध्यान से देख। p माइनस थ्री फैक्टोरियल है, इसको p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये देख, ये हमें देखना है। फैक्टोरियल p माइनस टू है, इसको p से डिवाइड किया था तब रिमाइंडर आया था 1। फैक्टोरियल p माइनस टू p से डिवाइड किया था तब रिमाइंडर आया था 1 आया था। ठीक है, अब फैक्टोरियल p माइनस टू मैं p माइनस टू इंटू लिख सकता हूँ फैक्टोरियल p माइनस थ्री, डिवाइड कर रहे हैं p से और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। केवल p माइनस टू को से डिवाइड करूं, केवल p माइनस टू को p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर माइनस वन आएगा, सॉरी माइनस टू आएगा। केवल p माइनस टू को p से डिवाइड करूं तो फैक्टोरियल रिमाइंडर माइनस टू आएगा। इसका रिमाइंडर है वो माइनस टू है। अब इस माइनस टू का क्या करूं ताकि ये रिमाइंडर 1 बन जाए, माइनस टू का क्या करूं ताकि रिमाइंडर 1 बन जाए, ध्यान से देखना। माइनस टू का मैं क्या करूं, किस संख्या से गुणा करूं ताकि वो रिमाइंडर 1 बन जाए। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं माइनस टू को ऐसी संख्या से गुणा करूं इस p से एक ज्यादा हो तब रिमाइंडर 1 बने। ये जो माइनस टू है इसको मैं किसी संख्या x से गुणा कर देता हूं। यार यहाँ का रिमाइंडर है, इसको मैं, ये रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ के रिमाइंडर को मैं सपोज करूँ r मान लेता हूँ। तो ये जो माइनस टू है इसको मैं r से गुणा करता हूँ तो रिजल्ट है वो इस p से एक ज्यादा होगा, इससे एक ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर 1 बनेगा, p से एक ज्यादा होगा तभी रिमाइंडर 1 बनेगा। ये हो जाएगा p प्लस 1 हो, अब ये आ जाएगा r बराबर, ये आ जाएगा p प्लस 3, r बराबर p प्लस क्या हो जाएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा p प्लस 3 आ जाएगा। अब अगर आप r बराबर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस टू, या माइनस में p प्लस 1 अपॉन टू, रिमाइंडर हो जाएगा माइनस में p प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, उसको वापस प्लस में लेना पड़ता है। इसको घटाएंगे हम p में से घटाएंगे प्लस 1 अपॉन, तो ये p है, माइनस p बाई टू हो जाएगा और माइनस 1 बाई टू हो जाएगा। अब इस p में से p बाई टू को घटाएंगे तो ये बाई टू हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1 बाई टू। आप इसको ऐसे लिख सकते हो p माइनस 1 बाई टू हो, p माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2। कम समझ में आया, कम समझ में आया होगा। चलो लागू करके देखते हैं कौन सा अपने को क्या है कि समझ में आया या नहीं। चलो देख, 5 के लिए p माइनस थ्री हो जाए, फैक्टोरियल 2 को 5 से भाग देते, फैक्टोरियल 4 7 से भाग देते, फैक्टोरियल 8 को 11 से डिवाइड करते,
ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनसे आपसे समझ। पहले मैं मेरे तरीके से शेषफल ज्ञात करता हूँ, तो अभी तरीका लिया था p माइनस 1/, p का मान 5 है, p का मान क्या है 5। क्या तरीका लिया था, p माइनस 1/, p का मान 5 है, 5 माइनस 1/2 हो 4/2 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 7 माइनस 1/, 7 माइनस 1/2, 6 में 2 का भाग देंगे कितना बार जाएगा 3। यहाँ क्या बनेगा 11 माइनस 1/2, 11 माइनस 1/2, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम थोड़ा मैनुअल करके हमने जो आंसर लिया गलत है। फैक्टोरियल 2 होता है 1 इंटू 2 होता है, 5 से भाग दो रिमाइंडर 2 ही आएगा, ये आएगा। फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 1, इसको 7 से भाग दो, देखो 4 का दुगुना 8, 8 से 7 से भाग देते हैं 1 आएगा, 3 एकम 3 है, 7 का भाग देंगे आएगा 3। अगर मैं ये कहूँ फैक्टोरियल 8 है, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से 1 कम करके 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। मैं लिखता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखता हूँ, डिवाइड किससे करूंगा 11 से। 8 का 7 गुणा 56, 11 का 5 गुणा 6 का 5 गुणा 30 है, 11 का 3 गुणा -3, 4 का 3 गुणा 12 है, तो 1 आ जाएगा, और ये जो 2 है वो ऐसा कैसा रह जाएगा। -3 का 2 से गुणा -6 आता है, यहाँ आपका रिजल्ट आ गया -6। माइनस को माइनस में रखने की इजाजत नहीं होती, प्लस का बनाना पड़ता है। अब इस -6 को प्लस में बनाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 11 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा। ऐसे ही कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप, जैसे फैक्टोरियल यहाँ p-3 का लिया, ऐसे p-4 -5 का भी ले सकते, लेकिन आपको जरूरत तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकबाजी हो जाएगी, रटना ज़्यादा हो जाएगा। आप 3 फैक्टोरियल पीछे तक का आप ध्यान रखें, 3 फैक्टोरियल पीछे तक का ध्यान रख लीजिए, इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि रिमाइंडर्स क्या होंगे। अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में सवाल एक बार रिपीट कर देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं के ऊपर, या तो वो लाइव क्लास लेते हैं, या क्लास की स्ट्रीमिंग लाइव पूरी होने के बाद में आप लोग बाद में वीडियो देख, ठीक है। आपको कम से कम नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जाके फीडबैक जरूर देना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो आप ये कह सकते हो कि सर ये चीज़ें आई है, ये कैसे होता है, ये फीडबैक देना। अगर आपके बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो भी आपको उसके बारे में लिखना चाहिए कि समझ में आ रहा है, ये पढ़ के फ़ायदा हो रहा है या नहीं, सारी चीज़ें। कभी भी कहीं भी, मेरी बात नहीं, कहीं भी आप अगर क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं, कम से कम एक लाइक, एक कमेंट आपकी तरफ, अब वो फीडबैक जैसा भी आपका हो, जूनियर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप उसके बारे में लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके बारे में, ताकि अगर अच्छा समझ में आ रहा है पढ़ाने वाले तो आपके टीचर अप्रिशिएट करता है, और अच्छा सही समझ में नहीं आ रहा है सुधार भी करता है। आगे देखते हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरी बातों को। n फैक्टर p से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0, कंडीशन है इफ n का मान या उससे बड़ा हो, ये पहली कंडीशन। फैक्टोरियल p को p-1 को p से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर p-1, आप ये कह सकते हैं रिमाइंडर है -1, नंबर बात है। तीसरी बात है फैक्टोरियल -2 है, इसको p से डिवाइड किया जाएगा, कंडीशन में रिमाइंडर 1 होगा, या आप ये कह रिमाइंडर, या फिर बात नंबर 4 है फैक्टोरियल -3 है, इसको अगर p से डिवाइड किया जाता है
पी याद रखना प्राइम नंबर के लिए हूँ मैं। फैक्टोरियल -3 को पी से डिवाइड किया जाता है, इस कंडीशन में जो रिमाइंडर है क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, p-1 अपॉन क्या आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, क्या आपका क्या आ जाएगा, p में से एक कम करके आधा करना। जैसे 5 के लिए 5 - 1 4/2 आ गया था, 7 के लिए 7 - 1 6/2 आ गया था, 11 के लिए 11 - 1 10 10/, कितना आ गया था, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कभी भी आप लिखें आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करते हैं क्या होगा। तो नंबर सवाल है 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करते हैं। 3 नंबर सवाल है 14 फैक्टोरियल 17 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या होगा। अगर 17 पी है तो थोड़ा p-1 हो, रिमाइंडर p-1 ही बच जाएगा। यहाँ आपका आंसर हो ये रिमाइंडर हो जाए। अगर 17 पी है तो 15 p-2, यहाँ आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर 17 पी है तो 14 p-3 हो, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 17 - 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल है वो। क्या ये आपके आ गया, किसी को आराम से कर सकते हो। ठीक है? अब सवालों पे आते हैं तो करने हैं। पहली का यही कंसेप्ट रहता है, पहले पूरा कंसेप्ट डिस्कस करो, बाद में क्वेश्चन। आज का सवाल देखो, करेंगे। 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, चार ही हो जाएगा। क्यों, 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, 5 अभाज्य संख्या है, से एक कम है 4। अगर इसको p मानता हूं तो ये -1 का काम करेगा। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होता है तो 0। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ये हो गए। 8 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करते हैं, 8 फैक्टोरियल तक 9 आ चुका होता है, 3 फैक्टोरियल में आ जाता है, और फिर 6 फैक्टोरियल तक आते हैं तो 3 वाला और 6 वाला दोनों आ जाते हैं। 3 वाला 3 आ जाता है और 6 वाला भी 3 आ जाता है, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जी। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जी। ये प्राइम नंबर नहीं है, रिमाइंडर पहले ही 0। ठीक है, 9 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 के फैक्टर्स होते हैं 5, 9 फैक्टोरियल तक 2 और 5 आ चुके होते हैं। 9 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 5 आ चुका है, और 2 में 4 में 6 में 8 में वैसे भी कोई कमी नहीं, ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। 4 सवाल तो साथ निपट गए। आपसे पूछे कि शेषफल या रिमाइंडर्स क्या होंगे, ये 4 सवाल तो साथ निपटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लेते हैं, 1 से लेके 100 फैक्टोरियल तक योग, 1 से लेके 100 फैक्टोरियल तक योग दे रखा है, और आपसे पूछा है इसका शेषफल क्या हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया गया है। अब आपको मैं काम की बात बताता हूँ, 5 फैक्टोरियल और उससे आगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा, 5 फैक्टोरियल से आगे तो देखना ही नहीं, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। अब 0 + 0 + 0 + कितनी बार लिखो, कोई काम का नहीं है। इसका मतलब आपके काम का है 4 फैक्टोरियल, यानी
1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है किससे? 5 से, और आपको देख क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, 5 के आगे के फैक्टोरियल्स होंगे 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और रिमाइंडर 0 छोड़, समझ रहे हो आप? इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, इसका 5 से एक कम है इसलिए सीधा का सीधा ये का यही आ जाएगा, ये इससे 2 कम है इसलिए 1 आएगा, 1 आएगा। अब ये 4 और 1 5 होता है, तो 5 से 5 है, ये वापस 0, 5 से 5 है वापस 0। अगर आपको कभी भी ये कहे कि फैक्टोरियल पर 4 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? कारण क्या है? इसका 1 आता है और इसका -1 आता है, तो क्या हो जाएगा? 0। कभी भी जैसे आपसे बोल दिया कि जैसे 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल है, इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? ऐसा सवाल मान लीजिए आपसे पूछ, ठीक है? ऐसे सवालों में क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 तरीके से समझा देता हूँ। एक तो वो तरीका था, इसका रिमाइंडर तो आएगा -1, इसका रिमाइंडर आएगा +1, +1 और -1 है वो आपस में क्या बना देंगे, ठीक है? दूसरा तरीका आप ये समझो, ये जो 5 फैक्टोरियल है प्लस 6 फैक्टोरियल है, इसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है। 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 यहाँ बच गया, डिवाइड किससे कर रहे हो? 7 से। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। शेषफल या रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। और ये हमेशा होता है, किसी भी संख्या से दो पहले वाले प्रीवियस 2 नंबर्स का फैक्टोरियल का योग दे रखा हो और उस संख्या से डिवाइड कर रहा हो रिमाइंडर। जैसे मैं ये कहूँ कि 11 फैक्टर है, उसे 10 और 9 दे दिया, आपको ये दे दिया 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करते हैं 11 से, और हमसे पूछ लिया फैक्टोरियल कारण में नहीं, 10 फैक्टोरियल, इसको 11 से डिवाइड करते हैं और हमसे पूछ लिया रिमाइंडर क्या हो जाएगा। एक तरीका तो है, यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, +1 और -1 क्या बना देंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप इसमें से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले, ये तो आ जाएगा पूरा पूरा 1 और ये आ जाएगा कितना? 10। डिवाइड करते हैं कितने? 11। 10 + 1 कितना था? 11। 11 से 11 पूरा कट जाएगा, जब संख्या पूरा कट जाती है तो इस कंडीशन में यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। संख्या पूरी कट, उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं किसी। अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ इन दोनों का तो आ गया 0, 0 आ गया। अब कभी भी करो तो 5 फैक्टोरियल से आगे तक का 0 नहीं करना है, उससे प्राइम नंबर से 2 फैक्टोरियल पीछे तक का मामला 0 कर देना। आप समझ रहे हो? अगर मैं 5 फैक्टोरियल से देखूं, 5 फैक्टोरियल जैसे 1 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक लिखा हो, तो 5 फैक्टोरियल के आगे तो वैसे 0 होता ही होता है, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल तक भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे काम का बचा है केवल 1 फैक्टोरियल होता है 1 एंड 2 फैक्टोरियल होता है 2, डिवाइड करना किससे? 5 से। 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आता है? आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ रहे या नहीं समझ रहे? आगे चल, नेक्स्ट है 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6। बताया था आपको अभी, तो आ जाएगा, इसका कारण भी बताया था, दोबारा बताने की जरूरत। ये p है, ये p -1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। 5 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 1 आएगा। 7 से 2 है कम, 7 से 2 कम है 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1।
एक चीज गौर करिए आपने, पढ़ा हुआ होता है चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, नहीं होता ऐसा? अगर चीजें पढ़ी हुई हैं आपके ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी हुई हैं, तो एक तो होता है लप्पे लगाना, और एक चीजों को ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी है, कितनी आसानी से सवाल होते हैं, नहीं? 20 है, इसको डिवाइड करना है 5 फैक्टोरियल, 5 से ऊपर के फैक्टोरियल्स हैं उनमें सब में जीरो आता है, 0 प्लस जीरो क्या हो जाएगा? हाँ सोचने, 9 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर रहे हो, 9 में तो पता नहीं पांचा कब का आ चुका होता है, क्या आ जाएगा जी? सवालों में दम नहीं है, इससे बढ़िया सवाल तो हमने एग्जाम्पल में ले लिए। देखो, 1 से लेके 100 तक की जो फैक्टोरियल्स हैं उनका आपस में योग किया गया है, 18 से डिवाइड किया जाता है, हमसे पूछा है शेषफल क्या होगा, लिख लेता, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस आगे भी चल रहा है, 100 तक जा रहा है, डिवाइड किया जाता है किससे? 18 से। अब ध्यान रखना, 6 फैक्टोरियल और उसके आगे रिमाइंडर जीरो आने लग जाएगा, 6 फैक्टोरियल और उससे आगे रिमाइंडर जीरो आने लग जाएंगे। 6 तक क्या होता है? 3 2 बार आ चुका होता है, 1 से लेके 6 तक की संख्या लिखते हैं तो 3 भी आ जाता है, और आगे जब 6 लिखते हैं तो उसमें आ जाता है 2 आ ही जाता है, इसके आगे है वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। इतना काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। देखो, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल है 24 होता है, ये 120 होता है, ये 18 का भाग देते हैं तो 6 आ जाता है 24 में, यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 120 और 6 को जोड़ते हैं तो 126 होता है, 18 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 18 7 126, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। 6 और 2 कितना होता है? 8, 8 और 1 कितना होता है? 9, क्या आ जाएगा? 9। कैलकुलेशन से 9 बनेगा, ये 9/18 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। याद रखना, कब जीरो बनना स्टार्ट होगा वो, ठीक है? बारह की घात 13 प्लस 23 की घात 12, इसको डिवाइड किया जाता है 11 से, हमसे पूछा जाता है घात 13 है क्या? 23 की घात 13 डिवाइड किया जाता है किससे? 11 से, हमसे पूछा है, डिवाइड किया गया 11 से, पूछा गया है रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? अब ध्यान से समझना, इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बनेगा, और इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 1, ये 1 + 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। मैं आपको डिविजिबिलिटी के, रिमाइंडर्स के क्वेश्चन, के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, संडे को कराऊंगा लंबी क्लास। अब तक जो पढ़ा हुआ है का पूरा सब टाइप के क्वेश्चन संडे को करेंगे अपन, लंबे क्वेश्चन संडे के अपन 3-4 घंटे, ठीक है ना? 7 की घात 42 को 48 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा? 7 की घात 42 है, इसको 48 से डिवाइड किया गया, इसको 48 से डिवाइड किया गया, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 50 को 48 से भाग देते हैं, शेषफल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर घात 21 पढ़ करें किससे? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 49 की पावर 21 को डिवाइड कर रहे हो किससे? 48, 49 में 48 का भाग एक बार जाता है, 1 की घात 21 है वो 1 ही हो जाए, आपका आंसर हो जाए सी। 7 की घात 42 को 48 से भाग दिया जाएगा, रिमाइंडर या शेष आ जाएगा 1 आ जाएगा।
आज का कंसेप्ट आया ना आपके साथ? 3 की घात 40 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? 30 की घात 40 क्या है? इसकी घात 40 है, इसको 7 से भाग देने रिमाइंडर या शेषफल क्या हो जाएगा? अब कल परसों वाले कंसेप्ट में 7 का भाग 30 में देंगे 28 आएगा, तो बच जाएगा। आधार को छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 में भाग देंगे 6 का, 7 का यूलर नंबर क्या होता है? 40 में 6 का भाग देंगे 6 6 6 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 2 की घात 4 तो सीधा 16 ही होता है। 16 में 7 का भाग देंगे, 16 में भाग देंगे 7 का, 7 का दुगुना 14, एंडर क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 2। इतना इजी काम हो गया, देखो अब नहीं हो गया है? 25 की घात 102 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 25 की घात 102 है, 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 17 का यूलर नंबर होता है 16, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। पहले मैं जो मुझे करना है पहले वो काम करूंगा। 17 का भाग 25, 8 शेष, इसको बनाऊंगा 8 की घात 100 और फिर डिवाइड करूंगा। 8 खुद 2 का क्यूब होता है, 8 खुद 2 का क्यूब होता है, 2 की घात 3 और उसकी घात 102 है, तो 3 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 की घात 3 को डिवाइड करेंगे 17 से। अब लगाएंगे यूलर। 17 का साइक्लिसिटी या यूलर नंबर क्या होता है? 16 होता है। 306 में 16 का भाग देंगे, 306 में 16 का भाग देंगे, 304 तक चला जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। 2 से इसमें भाग देंगे 16 का, शेषफल क्या बचेगा? 2, 2 बचेगा। क्या आ जाएगा? की पावर 2 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 17 से, पावर 2 आता है। 17 का भाग देते हैं, रिमाइंडर या शेषफल क्या बच जाएगा? 4 है। आवाज कटेगी तो, आवाज तो कटेगी, आवाज कटेगी। हाँ थोड़ी कटी, आवाज कटते 3 दिन से कटती रहेगी, समझ में तो आ ही रहा है। एक बार तो बिना बोले पढ़ा दूं तो आ जाएगा ना। 31 के बाद में 5 की घात 16 और 5 की घात 25 है, को 6 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर R1 तथा R2 आते हैं। R1 प्लस R2 बटे R1 का मान क्या हो जाए? एक तो है 5 की घात 16, इसको डिवाइड किया जाता है 6 से। एक है 5 की घात 25, इसको डिवाइड किया जाता है 6 से। दोनों को 6 6 से डिवाइड किया जाता है। 6 में 5 का भाग देंगे, -1 आएगा, -1 की घात 16 करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 5 का भाग 6 में देंगे, 6 का भाग 5 में देंगे तो -1 आएगा, -1 की घात 25 -1 क्या आ जाएगा? -1। ध्यान से देख लीजिए क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कहाँ से पता थोड़ी चली? आपने चेक किया है कि नहीं कट रही है? आप इसका कहाँ है वो है? लगाया हुआ कहाँ है? यहाँ लगा दो, यहाँ आसपास अगर लग, सबसे बढ़िया यहाँ लगा दो। वहाँ से हो सकता है कैच करने में दिक्कत। यहाँ लगा दो कल, है ना, पास में कैच। ठीक है, देखो
5 की घात 16 को 6 से डिवाइड किया जाता है। 5 की घात 16 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 आता है। 5 की घात 25 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो -1 आता है। -1 को हम 5 लिख सकते हैं, माइनस में तो कोई आंसर होता ही नहीं है, इसलिए -1 को हम रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये R1 है और ये R2 है। R1 प्लस R2 है, R2 कर देना। इसको यहाँ R2 कर, इस प्रिंट था R2 कर, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 करेंगे 1 + 5 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/5। 6/5 डी ऑप्शन 6/5 आ जाए, 6/5। क्लियर है? आगे देखिए, पावर 469 + 3 की पावर 8, इसको डिवाइड किया जाता है 22 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? दोनों के अलग अलग रिमाइंडर लेंगे, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। पावर 469 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इंटू पावर 4 22 से डिवाइड करके रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। 2 से कटेगा 11 बार, 2 से 11 बार कट जाए। 11 का यूलर नंबर या साइक्लिसिटी नंबर होता है 10, क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 और डिवाइड करेंगे की पावर 8 आ जाएगा। पावर 8 है, ये होता है 256, ये 256 आ जाएगा। 256 को 11 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कह सकते हैं पावर 3 है वो, पावर 5 है वो 32 होता है। 32 को 11 से भाग देते हैं, -1 आ जाता है, लेकिन ऐसे लिख लेते, क्या आ जाएगा 11 का दुगुना 22, 3 बच गया 36, 11 का तिगुना 33 आ जाएगा। यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा 3, इसका तो रिमाइंडर है 3। रिमाइंडर को यहाँ मैं ब्रैकेट सर्किल में डाल देता हूँ। इसका रिमाइंडर लेते हैं, 3 की घात 268 है, इसको 22 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 22 का भी यूलर नंबर 10 ही होता है, 22 का भी यूलर नंबर 10 ही होता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। 22 का फैक्टर होते हैं 2, 11, 2 के लिए 1/2 लेंगे और 11 के लिए 10/11 लेंगे। 22 से 22 कट जाएगा, का यूलर नंबर या साइक्लिसिटी नंबर क्या आ जाएगा? 10। 3 और 22 तो आपस में को प्राइम है, लेकिन 268 में 10 का भाग देंगे तो 8 से, ये 3 की घात 8 हो जाएगा, तो डिवाइड करना है किससे? 22। 3 की घात 8 है, इसको 22 से डिवाइड करना है। अब 3 की घात जो 8 होता है, अब ये आपको ऐसे डायरेक्ट अगर 3 की घात 8 करोगे तो है बड़ा हो जाए, 3 की घात 8 है, काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। और 3 की घात 4 है, वो हो जाता है कितना? 81, और 22 का चौगुना 88, इससे तो थोड़ा सा बड़ा। और अगर चलो बना ही लेते हैं, 3 की घात 4 81 होता है, इसको मैं 81 का स्क्वायर कर देता हूँ, 22 से भाग देता, 22 का चौगुना 88 होता है, -7 आ जाएगा। 22 का चौगुना 88 होता है, -7 आ जाएगा। -7 का स्क्वायर करेंगे, 22 का चौगुना 88 होता है, -7, -7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाता है। 50 को 22 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 22 का दुगुना 44 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उन 3 में करे सीधा 4 का करके, 5 ये और 3 ये, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से वापस गुणा करेंगे, ये 3 आया था, 2 से काटा था तो 2 से वापस गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 का दुगुना कितना आ जाएगा? 6। ये तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा,
6 में 5 जोड़ते हैं आ जाएगा 11 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। सबको बताता रहता हूँ, काटा है तो वापस गुणा करना है, खुद बोल जा, काटा है तो फिर वापस भी गुणा करना। ये जो 3 आया था, 3 को 2 से वापस गुणा करना पड़ेगा और क्या आएगा 6 आएगा। 6 और ये 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। 33 के बाद में अगला सवाल देखते हैं। 2222 की पावर है 5555, 5555 की पावर है 2222, 7 से विभाजित करने पर शेष क्या हो जाएगा? 2222 की पावर है 5555 प्लस 5555 है, की पावर है 2222, इसको डिवाइड किया है 7 से, शेषफल या रिमाइंडर क्या हो जाएगा? शेषफल पूछा है, रिमाइंडर इसमें तो भाग देना है 7 का और इनमें पावर में भाग देना है 6 का। फिर है 7 का भाग देंगे, 7 का 3 गुणा 21, 1 बच गया 12, 7 एकम 7, 5 बच गया 52, 7 का 7 गुणा 49, 3 बच गया, 3 ही बचा है। पर देख लो, 7 का 3 गुणा 21, 1 बच गया 12, 7 एकम 7, 5 बच गया 52, 7 का 7 गुणा 49, 3 बच, ये तो बच गया 3। इसमें भाग देंगे 6 का, 6 का भाग देंगे, 6 का 9 गुणा 54, 1 बच गया 15, 6 का 2 गुणा 12, 3 बच गया 35, और फिर 6 का 5 गुणा 30, 5 बच गया, इसमें बच जाएगा 5, इसमें 5 बच जाएगा। ठीक, प्लस इसमें 7 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 7 का 7 गुणा 49, 6 बच गया 65 हुआ, 7 का 9 गुणा 63, 63 ने 2 तो 25 हुआ, और 7 का 3 गुणा 21 तो कितना बच गया 4 बच गया, इसमें बच गया कितना 4, 4 बच गया, मैं ये 4 लिख लेता। 222 में 7 का भाग देंगे 2 बचेगा, 6 का भाग देंगे, 222 में 6 का भाग देंगे, 2222 में 6 का भाग देंगे, 2220 तक चला जाता है, 0 6 से डिवाइड होता है, तो शेषफल बच जाएगा। वैसे भी आप देखे देना चाहो 6 का भाग, तो 6 का 3 गुणा 18, 4 बचेगा 42, ठीक है ना, तो 6 का 7 गुणा 42 और 2 बच जाएगा शेषफल, क्या आ जाएगा 4 की घात 2, तो डिवाइड करना है किससे 7 से, 7 से डिवाइड करना है, 3 की घात 5 होता है वो 243 होता है, 243 होता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा 43। कैसे कर लेते हैं, 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर अलग अलग लिख लेते हैं। 7 का क्यूब तो होता है 27, 7 का स्क्वायर होता है 9, बस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, 7 चौका 28 है, -1 आ जाएगा, 7 एकम 7 है, ये 2 आ जाएगा, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो, 7 का भाग 16 में देंगे, 7 का 2 गुणा 14 होता है, प्लस का 2 हो जाएगा, -2 और +2 क्या हो जाएगा जी, -2 और +2 है, ये क्या हो जाएगा जी, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, डी में क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 की सॉरी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 100 है, ऐसे विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएंगे, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे चलता जाएगा, और डिवाइड करना किससे, ऐसे डिवाइड करना है, ध्यान से समझना, ऐसे सवाल कई बार समझ में नहीं आते, बाद में कोई समझाता है तुरंत समझ में आ जाते हैं, यार था तो इजी, उस टाइम एग्जाम में नहीं हुआ। 10 की किसी भी पावर में 6 का भाग दो, शेषफल 4 ही बचता, 10 में 6 का भाग देंगे 4 बचे, 100 में 6 का भाग देते हैं, 16 6 96, क्या बचेगा 4 ही बचे। ऐसे ही 1000 में 6 का भाग देते हो, आप देख लो
996 तक जाता है पूरा। देखो 6 डिवाइड होता है, 96 डिवाइड होता है, 996 6 से डिवाइड होता है, 9996 6 से डिवाइड होता है, 99,996 है ये 6 से डिवाइड होता है, 2,99,996 है ये 6 से डिवाइड होता है। अगर ये डिवाइड होते हैं तो इनमें 4 जोड़ने से वो 1 के आगे 0 10 की पावर बनती हैं, तो उनमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। सारों में रिमाइंडर क्या बचेंगे? 4 4। तो आप ये लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे। अब 1 से लेके 100 तक पावर है, 4 4 4 4 100 बार लिखा जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितनी बार लिखा जाएगा? 100 बार, 100 टाइम लिखा जाएगा। इसको डिवाइड करना किससे? 6 से। किसी भी संख्या को 100 बार जोड़ने का मतलब है 100 से गुणा कर देना। 4 4 4 को मैं चाहे 100 बार जोड़ दूं, चाहे सीधा 4 × 100 कर दूं, एक ही बात होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या आ जाएगा? 4 × 100 और बट्टे कितना हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 6। 4 को 6 से भाग देते हैं तो 4 आता है, 100 को 6 से भाग देते हैं तो फिर 4 आता है, 4 आता है। ये कितना आ जाएगा? 4। 4 का चौगुना कितना होता है? 16 होता है। अब 16 को भाग देंगे किससे? 6 से। 16 को भाग देंगे किससे? 6 से। तो भी क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा 4। 4 आएगा, ये ऑप्शन हो जाए। समझ रहे? आगे 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे 1000 फैक्टोरियल है। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होंगे? 4 से आगे तो 0 हो जाएगा। 4 में 2 और 4 दोनों आ चुके हैं, 4 से आगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये तो बना देगा 0, इसको तो लेने की जरूरत नहीं। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। इस 8 से ये 8 भी 0 बना देगा, और ये 1 + 0 है, ये क्या हो जाएगा? 1। क्या आंसर आ जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 51 की घात 203 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 51 की घात 203 है, इसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा? 7 का भाग 51 में दिया जाता है, 7 का 7 × 49, शेषफल 2 बच, यहाँ से बच जाएगा 2। 203 तो है, 203 जो है इसमें भाग देंगे 6 का, ठीक है ना? 203 में 6 का भाग देंगे, 203 में 6 का भाग 198 तक चला जाएगा, 5 शेषफल बचे, क्या आ जाएगा? 5। तो डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 2 की घात 5 होता है, वो 32 होता है, और 32 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाता है? 7 का चौगुना 28, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रिमाइंडर या शेषफल हो जाएगा 4। 37 नंबर सवाल, रिमाइंडर हो जाएगा 4। क्या ये क्लियर है सबके? आज का काम इतना ही था। अब मैं आपको कल के बारे में बताता हूँ। आप एलजेब्रा में फैक्टर्स पढ़ते हो। फैक्टर्स होते हैं गुणक या गुणनखंड। फैक्टर्स को गुणक या गुणनखंड बोला जाता है। एलजेब्रा जब पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, इनको हम गुणक या गुणनखंड बोलते हैं। एक तो ये पढ़ते हैं हम एलजेब्रा में। एलजेब्रा में एलजेब्रिक टर्म के फैक्टर्स होते हैं। एलजेब्रिक टर्म से उसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे ए बी के रूप या फिर एक्स वाई के रूप।
अर्थमेटिक में जब फैक्टर्स पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में पढ़े जाते हैं। नंबर सिस्टम है, इसमें हम फैक्टर्स पढ़ते हैं। यहाँ पर होते हैं 1 2 3, यहाँ फैक्टर्स होते हैं 1 2 3, यानी नंबर्स के रूप में होते हैं डिजिटल फॉर्म। कल हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, खंडों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में कल की क्लास भी अच्छी होने वाली है, बढ़िया क्लास होने वाली है। और बढ़िया क्या, कल वाली तो शानदार ही होगी। ठीक है, तो आपको अटेंड करनी, ठीक है ना। अब आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ। आपकी जो क्लासेज हैं ये चौधरी क्लासेज के माध्यम से आपके लिए आ रही हैं। अपनी ऑफलाइन क्लासेज भी रहती हैं और ऑनलाइन क्लासेज भी रहती हैं। ऑफलाइन क्लासेज के लिए जयपुर, ऑनलाइन क्लासेज की क्लासेज। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, के लिए नंबर ये रहेंगे 9667494919। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी क्लास ले रहे हैं या क्लास के बाद में, क्लास लेने के बाद में, वीडियो ख़त्म होने के बाद में वीडियो सेव रहेगा। आपको क्लास लेके कैसा महसूस होता है इस बारे में आपको नीचे फीडबैक और कमेंट जरूर। आप शेयर वगैरह करें या नहीं करें वो देखो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, घंटे 1.5 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको एक लाइक और कम से कम एक फीडबैक के रूप में एक कमेंट नीचे। ठीक है, कल मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट जयपुर या आसपास रह रहे हैं वो शाम को 4 बजे से ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ये क्लास सबके लिए फ्री होती है। अगर आप 2024 एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, शाम को 4 बजे आ सकते हैं सबके लिए। और अगर बाहर कहीं हैं तो यूट्यूब आराम से क्लास देख सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए